हेलो एवरीवन। सो अगेन मैं आपका दोस्त दीपक। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, पहले तक हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वाली वीडियो में। आज हमें पढ़ना है बेसिकली भोजन नली। क्या पढ़ना है हमें? भोजन नली, जिसे ग्रासिका कहते हैं, जिसमें से भोजन जाता है। भोजन नली मतलब ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो येलो येलो पार्ट में कर रहा हूँ, ये होता है भोजन नली, जिसे दूसरी भाषा में कहते हैं, जैसे साइंस की लैंग्वेज में ग्रासिका कहते हैं। ठीक है, सो इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से रीड करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि निगला हुआ ग्रास नली, मतलब निगला हुआ जो आप खाना निगल लेते हो, खाना जो आप निगल लेते हो चबा के, अथवा ग्रासिका में जाता है। ठीक है, चित्र 2.2 में देखिए, ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, एंड वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। ठीक है, देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ये कहना चाहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारा भोजन हो गया, ये वाला पार्ट हमारा भोजन हो गया। ठीक है, हो गया भोजन। उसके बाद क्या है, ये हमारी जितनी भी है ये ग्रासिका होती है ये। ठीक है, क्या होती है? ग्रासिका होती है। आई विल शो यू। ये जो है ये वाला पार्ट है हमारा ये। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये ग्रासिका होती है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? ग्रासिका। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है भोजन। ठीक है, तो ये हमारा भोजन हो गया, ये हमारा ग्रासिका होगी, और ये जो बड़ा सा है ये हमारा क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। ये हमारा क्या है? अमाशय। ओके, तो ये अमाशय। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से ग्रासिका, ये ग्रासिका मतलब एक नली जैसी होती है। ठीक है, ये पाइप जैसी है, इसे हम ग्रासिका कहते हैं। इसमें से भोजन देखो धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और कहाँ चला जाएगा? इस अमाशय में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही था। और यहाँ पे लिखा है ग्रासिका में भोजन का, यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रासिका में भोजन की गति। तो ग्रासिका में भोजन की गति देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रासिका की भित्ति के संकुचन, संकुचन का मतलब होता है कि जब संकुचन से करने से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। ठीक, जिसकी वजह से भोजन क्या होता है? नीचे की तरफ चला जाता है, संकुचन की वजह से। तो संकुचन की वजह से क्या होता है? भोजन नीचे की तरफ सरकता जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस वाली बात। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया आपको, ये डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, अब ये डायग्राम मतलब हमारा भोजन नली ग्रासिका समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमाशय। क्या पढ़ते हैं? अमाशय। ठीक है, तो अब हम अमाशय पढ़ेंगे। अमाशय का मतलब पेट। अब अमाशय मतलब अब इस वाले पोर्शन की, ये वाले पोर्शन की बात करेंगे। अब खाना तो यहाँ तक पहुँच चुका है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? तो आज ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। बिल्कुल ये थैली जैसी आपको दिख रही है ना। मोटी भित्ति भी है, मोटी लेयर की बनी हुई है, और ये थैली जैसी है। किसकी जैसी है? थैली जैसी। ठीक है, ठीक है ना, ये थैली जैसी आपको दिख रही है। ठीक है, उसके बाद जो चपटा संरचना है, ये चपटा जे की आकृति का होता है। देखिए जे शेप का बन रहा है ना, बन रहा है जे शेप का, ऐसा करके बन रहा है जे। ठीक है ना, बन रहा है ना ऐसा जे, तो जे शेप का बन रहा है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? जे शेप। ठीक है, उसके बाद ये होती है। ठीक है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। अब मैं आपसे पूछूं, कोई पूछता है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप? अमाशय। ठीक है, एक नंबर में आ सकता है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो हम बोलते हैं अमाशय को। ठीक है, यह एक और ग्रासिका मतलब ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है। अच्छा, ये अमाशय का मतलब हो गया, ये लाइन का मतलब ये हो गया कि यह एक ग्रासिका ग्रास नली से खाद्य पदार्थ करता है। खाना, खाद्य का मतलब खाना। ठीक है, अब यहाँ पे खाना कैसे आता है? तो इसको खाना कैसे मिलता है? इसको खाना कैसे मिलता है? किसकी हेल्प से मिलता है? ग्रासिका की हेल्प से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाना कैसे पहुँचता है?
विद द हेल्प ऑफ ग्रासिका, ग्रासिका की सहायता से ये खाना इसके यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। ठीक है, अब देखिए ये तो, अब ये कहाँ खुलेगा ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जिससे और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो आपका अमाशय है ये कहाँ खुलता है। मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये जो आपका अमाशय है, आपका जो ये अमाशय है, देख रहे हैं आप येलो वाला, ध्यान से देखना, मैं येलो कलर करूँगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए पीछे आया हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए ये जो येलो कलर है ना, ये अमाशय, ये कहाँ खुल रहा है, देखो ये कहाँ खुल रहे हैं, ये कहाँ खुल रहे हैं, ये क्षुद्रांत में। कहाँ खुल रहा है, क्षुद्रांत में खुल रहा है। बात समझ आई, कहाँ खुल रहा है, क्षुद्रांत में खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ इसने बोली कि तथा दूसरी ओर ये क्षुद्रांत में खुलता है। तो अब क्षुद्रांत दिखा दे मैंने कहाँ खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि अमाशय का आंतरिक स्तर, मतलब जो अंदर की सतह होती है ना, पेट के अंदर की सतह होती है, वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस शोषित करती है। ठीक है, अब कहने का मेरा क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब समझाने के लिए कि जो अभी जो थैलीनुमा संरचना आप देख रहे थे पेट का, वो क्या करता है कि अब वो क्या करेगा आपका कि वो जो उसकी दीवार थी ना, वो एक ना पानी जैसा ना निकालेगा, लिक्विड रिलीज करता है। एक क्या करता है, एक अम्ल निकालता है, उस अम्ल को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है वो पेट के अंदर पाचक रस होता है। ठीक है, आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो लेयर देख रहे हैं आप, ये लेयर देख रहे हैं आप, ये लेयर, ये जो लेयर है ना, ये क्या करता है, ये पानी निकालता है, मतलब लिक्विड निकालेगा। क्या निकालेगा, लिक्विड। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट छोटे छोटे लिक्विड निकालता है। अब यहाँ पे मान लीजिए खाना है, यहाँ पे क्या है, खाना, ये आपका खाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका लिक्विड रिलीज होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड रिलीज होगा। मान लीजिए यहाँ पे खाना है, खाने के टुकड़े हैं, यहाँ पे खाना है। ठीक है, तो इस खाने के ऊपर जो है बेसिकली यहाँ से लिक्विड निकलेंगे, और इस लिक्विड का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक पाचक रस होता है। पाचक रस का मतलब, अब इस जो भोजन का जो टुकड़ा है, जो भोजन है, इसको सबसे पहले तो तोड़ेंगे। ये भोजन का जो बड़ा सा पीस है, मान लो भोजन का बड़ा सा पीस है, इसको तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देंगे और इसको पचाएंगे। जब ये पच जाएगा तो इधर वाली जो साइड है वो खुल जाएगी, कहाँ पे, क्षुद्रांत की तरफ। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए हम कहाँ थे, यहाँ थे। तो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस निकालते हैं। मैंने आपको बताया पाचक रस निकालते हैं। ठीक है, श्लेष्मल, अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय है उसमें कौन निकालता है, तो ये श्लेष्मल निकालता है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कौन निकालता है, श्लेष्मल। तो श्लेष्मल क्या करता है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब निकालता तो पेट है, जो अमाशय की जो दीवारें हैं वही निकालती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन जो श्लेष्मल क्या करता है, श्लेष्मल की हेल्प से ये निकलता है। और जो श्लेष्मल क्या करता है हमारा, ये एक लेयर होती है, एक परत होती है, जो क्या करती है अमाशय, मतलब पेट के दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ताकि वो जले ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जले ना। ठीक है, अब अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो कई सारे जीवाणु जो होते हैं खाने के साथ चले जाते हैं, तो वहां पे कौन मारता है पेट के अंदर, ये मारता है। कौन मारता है, ये मारता है भाई साहब, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ मार देते हैं। ठीक है, तो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे जो बाकी सारे जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। वहीं पे भोजन पचाने के साथ साथ जीवाणुओं को मारते भी, जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं उन्हें मार देता है। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है, उसके बाद उनको अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इससे भोजन को पचाने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। ठीक है, तो जो पाचक रस होते हैं, जिसका दूसरा नाम जठर रस है, कभी भी आप जठर रस नाम अगर सुनो, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन। अगर मैं बोलूँ कि प्रोटीन को कौन पचाता है, तो आप बोलोगे जठर रस प्रोटीन को विघटित मतलब तोड़ देता है। ठीक है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जठर रस। ठीक है,
ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको, अब वो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे शुद्रांत क्या होता है, मतलब कि छोटी आंत क्या होती है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित, सॉरी, जो शुद्रांत होता है वो तो 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और कुंडलित का मतलब हो गया कि सांप की तरह होती है, मैंने आपको ऊपर दिखाया था, है ना, कि एकदम सांप की तरह, मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है ना। उसके बाद ये, सॉरी, ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो देखो, यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। तो भैया शुद्रांत हो गया। अब मैं आपको पीछे ले जाके शुद्रांत के बारे में समझाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए शुद्रांत का, यहाँ पे क्या है कि शुद्रांत की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो शुद्रांत क्या है, लगभग 7.5 मीटर लंबी शुद्रांत होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी फटाफट। ठीक है, ये शुद्रांत, अब देखिए बोलेंगे शुद्रांत का है, तो ये सांप जैसा जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आप ये जो मुझे गोला मार रहे हो, जो सांप जैसा दिख रहा है ना, इसको शुद्रांत कहते हैं। ठीक है, अब ये शुद्रांत हो गया। ठीक है, अब शुद्रांत की, तो हमें शुद्रांत समझ में आ गया कि शुद्रांत है, ये सारा क्या है, ये टेढ़ा टेढ़ा जो दिख रहा है ये शुद्रांत है। ठीक है, एक बात हमें समझ में आ गई, शुद्रांत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला था, नेक्स्ट क्या बोला था शुद्रांत के बारे में, ये बोला था कि 7.5 मीटर लंबा होता है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, मतलब यकृत और अग्नाशय से जो निकलेगा ना, वो शुद्रांत में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, शुद्रांत में पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस निकलता है, और इसकी दीवारों से भी, जैसे कि हमारे अमाशय पेट की दीवारों से क्या निकल रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था, वैसे ही इसकी दीवारों से भी कुछ ना पाचक रस निकलता है, जो पाचन में सहायता करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ओके, अब देखो, अब मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट जो है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। किसी खोज हुई, अमाशय की खोज हुई। ठीक है, सन 1822 ई में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, तथा अमाशय में एक छिद्र हो गए, देख रहे हैं आप, इनकी इसके पेट के अंदर ही क्या हो गया, छेद हो गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, उसे विलियम जो हमारा मतलब कि एक विलियम व्यू मोट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सा के पास ले गया। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था, चिकित्सा ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र, मतलब छेद, भली भांति बंद ना कर सका। छेद बंद नहीं कर पाया, एक बार छेद हो गया तो, तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। अब देखो, ब्यूमोट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। अब वो क्या करता था, वो छेद से अंदर देख लेता था उसके पेट के अंदर, ठीक क्या चल रहा है। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए, कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किए। ब्यूमोट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। अमाशय का मतलब जो था, हमारा पेट जो है, वो भोजन को क्या कर रहा था, पचा रहा था, वो बाहर से देख रहा था। इसकी भित्ति से, मतलब इसकी दीवार से क्या निकल रहा था, स्रावित हो रहा था तरल, मतलब कि एक लिक्विड, मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वो निकल रहा था। ठीक है, जो भोजन को पचा सकता था। ठीक है, उसने ये भी देखा कि अमाशय का मतलब पेट, शुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाशय शुद्रांत में तभी खुलेगा जब अमाशय, मतलब इस पेट के अंदर जब तक खाना ना पच जाए, तब तक ये आगे जो शुद्रांत जुड़ा है, ये वाली दीवार नहीं खुलेगी आपकी। ये ध्यान रखना, शुद्रांत की दीवार नहीं खुलेगी, शुद्रांत का मुंह नहीं खुलेगा, और नहीं खुलेगा तो शुद्रांत के अंदर पचा हुआ भोजन नहीं जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसने। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं यकृत। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। अब मुझे दोबारा दिखाना पड़ेगा यकृत क्या है। तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने, मतलब कि दक्षिणी ओर अवस्थित होती है, दक्षिणी ओर होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो आप बोलेंगे यकृत। यह पीत रस निकालती है। अब बोलेंगे कौन सा रस निकालती है, तो पीत रस निकालती है, जो एक थैली में संग्रहित होती है, जो एक थैली जैसा बना होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं।
ठीक है। तो यकृत क्या होती है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ये उदर के ऊपरी भाग में होती है, ठीक है। और दाहिने दाहिने भाग में होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये पीत रस निकालती है, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैली जैसी शेप होती है इसकी, और जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या कहते हैं कि पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो प्रोटीन प्रोटीन के पाचन में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल कौन, मतलब कि प्रोटीन को कौन पचाता है, वो होता है जठर रस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि वसा को कौन पचाता है, देखो पेपर में आता है, ठीक है। तो वसा को कौन पचाता है, पीत रस क्या करता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वसा को कौन पचाता है, पीत रस। जो आप घी पीते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़, वसा वाली चीज़ें लेते हैं, ठीक है, वो कौन पचाता है, पीत रस पचाता है, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद अग्नाशय भी क्या है, हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जो पेट के बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है, पेट के बिल्कुल नीचे होती है। अच्छा, उसके बाद अग्नाशिक रस, ये भी कौन सा रस निकालता है, अग्नाशिक रस। कौन सा रस निकालता है, अग्नाशिक रस। अग्नाशय कौन सा रस निकालता है, अग्नाशिक रस। जो किस, अच्छा, अग्नाशय रस क्या पचाता है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी पचाता है, प्रोटीन भी पचाता है, तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे जटिल होता है उसको तोड़ ताड़ के बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो यूज हो सके आगे जाके। अच्छा, आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत में निचले भाग में पहुंचता है। तो जो पेट में पच गया खाना, वो कहाँ पे निकलेगा, जाके शुद्रांत में निकलेगा। कहाँ निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा, शुद्रांत में पहुंचेगा, जहाँ आत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अब जहाँ पे आत्र रस क्या होगा, आंत जो होगी हमारी, आंत्र रस क्या करेगा, आपका जो पाचन की क्रिया थी, अब जो प्रोसेस चल रहा था कि खाना कब पचेगा, उसको वहाँ पे पूरा होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कि अब वो शर्करा में बदल जाएगा, शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा बता रहा हूँ, जो वसा होता है, जो वसा अम्ल होता है हमारा, वो किस में परिवर्तित होता है, ग्लिसरोल में। क्वेश्चन आ सकता है कि वसा अम्ल किस में परिवर्तित होता है, तो वो आ गया ग्लिसरोल में। अब मैं बोलूँ प्रोटीन किस में बदलता है, तो किस अम्ल में बदल जाएगा, एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना, ये बातें मैं समझा रहा हूँ, तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वीडियो को पॉज करके बार बार अच्छे से देख लेना, क्या क्या चीज़ें लिख लेना, क्या क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं शुद्रांत में। शुद्रांत में अवशोषण। शुद्रांत में अवशोषण का मतलब अब कैसे पचेगा वो भोजन, ठीक है। शुद्रांत में पचा हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, शुद्रांत की भित्ति में पहुँचता है। तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर सोख कर कहाँ जाता है, शुद्रांत की भित्ति भीतर जाता है, स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो जो शुद्रांत का जो रुधिर वाहिका है उसमें चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अवशोषण की डेफिनेशन, जितनी येलो पार्ट कवर है वो अवशोषण का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। कि पचा हुआ भोजन शुद्रांत की भित्ति में चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इसे प्रक्रम का अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति, जो अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की परत होती है, पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। मैंने देखी थी, आपने देखी थी सांप जैसे ऐसे मुड़ा हुआ था शुद्रांत, है ना, वही है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रनसांकुर कहते हैं। तो जो सांप जैसा मुड़ा हुआ था ना, जो मैंने आपको दिखाया था शुद्रांत में, अपने डायग्राम बुक के डायग्राम में देखना, शुद्रांत में शुद्रांत जो है वो एक सांप की तरह मुड़ा हुआ है ना। उसी को, जो सांप की तरह मुड़ा हुआ है ना, उसको हम दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, दीर्घरोम नहीं तो रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम नहीं तो रसांकुर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है, कि आंत्र में दीर्घरोम की क्या भूमिका है, बताओ आप। आंत्र में दीर्घरोम की क्या भूमिका, क्या रोल प्ले करता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। देखिए, अब दीर्घरोम क्या करता है कि जो पचा हुआ भोजन है ना, उसके अवशोषण के लिए, किसके, पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए जो एरिया है ना, उस थैली का जो एरिया है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ठीक है। जैसे कि
नसें होती हैं हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, उस थैली में वाहिकाएं मतलब कि सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं फैली होगी। ठीक है। उसके बाद दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो जो भी दीर्घरोम में पचे हुए भोजन है वो दोबारा अवशोषण हो जाता है, शरीर में लग जाते हैं तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषण हो गया, अभी कहाँ चला जाएगा? रुधिर वाहिकाओं में चला जाएगा। अवशोषित पदार्थ, अब जो खाना अवशोषित हो चुका है का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर की विभिन्न भागों तक होता है। अब जो खाना वहाँ पच चुका है वो शरीर के हर एक पार्ट्स में लग जाएगा, और वो लग जाएगा तो हर एक पार्ट्स को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, काम करने की। बात समझ में? तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, शुद्रांत अच्छे से पढ़ना है, मतलब दीर्घरोम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दीर्घरोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अगर दीर्घरोम में खाना पच गया, वहाँ से रुधिर वाहिकाओं में चला जाएगा, और रुधिर वाहिकाएं क्या कर देगी? जो उन्होंने खाना लिया है वो शरीर के अलग अलग भागों तक क्या कर देगी? पहुँचा देगी। तो जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो मैं स्वांगीकरण का मतलब समझाता हूँ क्या होता है कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो जो खाना पच चुका है वो क्या करेंगे? उसको शरीर के अलग अलग भागों में भेज देंगे। जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जटिल का मतलब जो सख्त पदार्थ होता है, जो कठोर होता है, उनको बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्वांगीकरण हो गया। और कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन क्या मतलब कि कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का टूटना, मतलब विघटन टूटना ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमारा खाना जो है वो टूट जाता है ग्लूकोज में, और जब ग्लूकोज में टूटता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी बनता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऊर्जा मुक्त होती है, और क्या करती है? एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, जब यह काम होता है तो उसके बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदांत में भेज दिए जाते हैं, मतलब बड़ी आंत में भेज दिए जाते हैं। जिनका पाचन नहीं होता उसे बड़ी आंत में भेज देते हैं, और जिनका पाचन हो जाता है वो छोटी आंत में, मतलब शुद्रांत ही उस शरीर के अलग अलग पार्ट्स में उसको भेज देते हैं, ताकि अलग अलग पार्ट्स क्या करें? उसका यूज़ करके एनर्जी बढ़ाए और ग्रो करे। ठीक है, बढ़े। ठीक है, अब हम बृहदांत पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो खाना नहीं पचेगा वो बृहदांत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। अच्छा, बृहदांत शुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। तो अगर हम शुद्रांत की बात करें तो शुद्रांत से क्या होगी? जो बृहदांत होता है, बड़ी आंत जो होती है, वो छोटी आंत से क्या होती है? एक तो चौड़ी होगी, मतलब शुद्रांत की अपेक्षा जो बृहदांत है वो शुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ठीक है, तो मतलब जो छोटी आंत से चौड़ा होगा, जो हमारा बड़ी आंत होती है ना, वो बड़ी आंत जो होती है, जो बड़ी आंत है, और ये क्या है? छोटी आंत। तो बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से चौड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है, लेकिन क्या होती है? लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। तो जो बड़ी आंत होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है, और बड़ी आंत को हम बृहदांत कहते हैं। ठीक है, तो बृहदांत 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। ठीक है, तो बृहदांत मतलब कोई पूछेगा बृहदांत के बारे में बताओ कुछ, तो ये सारी चीज़ें बृहदांत के बारे में बतानी है आपको। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बृहदांत का? पानी और कुछ लवण जो होते हैं उनको अवशोषित करती है, उनको पचाती है। ठीक है, और बचा हुआ अपचित पदार्थ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कोई अब यूज़ नहीं है, वो मलाशय में चला जाता है। जो हम बेसिकली सुबह बाथरूम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उसमें चला जाता है। ठीक है, वहाँ के थ्रू निकल जाता है, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है, और समय समय पर गुद्दा द्वारा या मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन का मतलब वो पदार्थ जो हमारे शरीर में अब किसी काम के नहीं है, वो हम जब वॉशरूम करने जाते हैं और यूरिन करने जाते हैं तो उसमें निकल जाते हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये था। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ और देख लो आप कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो घास खाने वाले बहुत सारे जंतु होते हैं। अब इन्होंने गाय का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो गाय का पढ़ लेते हैं जल्दी से क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? क्या आपने गाय, भैंस अथवा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा रहे हो। तो आपने गाय भैंस को देखा होगा, मुंह चलाते रहते हैं, तो मुंह चलाने को और उनके मुंह से झाग आने लगता है, तो उसको जुगाली कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
वास्तव में वह पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय मतलब घास को जल्दी जल्दी क्या होता है निगल जाते हैं और क्या करते हैं पेट के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ से इनकी ग्रासिका नली है, तो ये क्या है ग्रासिका नली, ठीक है। उसके बाद ये क्या है रुमेन, और ये क्या है इनकी शुद्रांत, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं जल्दी जल्दी क्या करते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला जल्दी जल्दी क्या करते हैं घास को क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अमाशय के अंदर पेट के अंदर वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये भाग रुमेन मतलब प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमेन को दूसरा नाम क्या है, जो रुमेन को और भी नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रथम अमाशय मतलब पहला अमाशय रुमेन। तो यहाँ पे रुमेन में आपको दिखा रहा था, ये देखिए ये जो रुमेन है गाय को देखिए, ये जो रुमेन है ये इसका प्रथम अमाशय मतलब पहला पेट बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि रुमेन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी ये रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं अपना घास। रूमिनेट क्या करता है, रूमिनेट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। तो जो रूमिनेट होता है उसमें 4 पार्ट्स में अमाशय मतलब पेट उनके बटे होते हैं। पहला कौन कौन से होते हैं, पहला रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब पूरी तरह से पाचन नहीं होता रुमेन में, ठीक है। उसके बाद जिसे जुगाल कहते हैं, तो रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं। अब यहाँ से ये लोग क्या करते हैं वापस मुंह में ले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वापस मुंह में ले जाते हैं यहाँ से और फिर दोबारा उसको चबाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ लिखा है ना, परंतु बाद में जंतु इनको छोटे पिंडों को छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में वापस मुंह में लेके आते हैं तथा जिसे वह चबाता रहता है, ठीक है। तो वो मुंह में लेके आ रहा है मतलब वो उसके यहाँ से रुमेन से कहाँ गया, रुमेन से वापस इसके मुंह में गया, वापस चबा रहा है, फिर यहाँ से वापस इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया, फिर धीरे धीरे जाके यहाँ तो थोड़ा बहुत बच गया, अब जो बच गया वो वापस, और जो बच गया वो वापस क्या करते हैं यहाँ से अपने मुंह में ला के दोबारा पचा के वापस यहाँ से दे देते हैं, ठीक है, तथा इसे वह चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथ कहते हैं, रोमनथन, रोमन क्या कहते हैं, रोमंथ कहते हैं, या रोमंथ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत होगी, और रोमनथन कहते हैं, ठीक है, रोमनथन, रोमंथन, रोमंथन क्या कहते हैं, रोमंथन, ठीक है। तो रोमंथन कहते हैं जो बार बार अपने छोटे छोटे पार्ट्स को अपने मुंह में ले आते हैं, जो वहाँ नहीं पचता वो उसे अपने मुंह में पचाते हैं वापस ला के, तो उसी को रोमंथन कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि जुगाली करना कहते हैं। तो बेसिकली पता है तथा ऐसे जंतु को रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। तो वो जो क्या करते हैं पहले तो अपने पेट के रोमन मतलब पेट के अंदर जल्दी जल्दी घास खाते हैं और पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, जो वहाँ पच गया वो ठीक है, बाकी जो बचे होते हैं वो अपने वापस वो मुंह में लेके आते हैं, वापस वो जुगाली करते रहते हैं, पर उस जुगाली करने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में उसको और तोड़ देते हैं और फिर वापस वो अपने अमाशय में भेज देते, पेट में भेज देते हैं, उसके बाद वहाँ से वो पच जाता है, ठीक है। तो उन्हीं तरह के जंतुओं को जो ऐसा काम करते हैं उन्हें रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, घास में क्या होती है पूछ सकते हैं, सेलुलोज की प्रचुरता बहुत मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो घास में सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसी रूमिनेंट अथवा रोमेंटी पशु में, ठीक है, पसंद में। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जैसे हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो इनके में जो सेलुलोज को पचा सके, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग वो अम्ल होता है, विटामिन को कार्बोहाइड्रेट को अलग, प्रोटीन को अलग पचाने वाला होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए कोई ना कोई तो होगा। हाँ, तो सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं इनके पेट के अंदर, ठीक है। तो बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, ठीक है। अब जैसे जानवरों जैसे घोड़े, खरगोश आदि शुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। तो घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, इनके शुद्रांत और बृहदांत, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैली की एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे अंधनाल कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, अंधनाल कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है।
ठीक है। तो अंधनाल में कुछ जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। आई होप समझ में आएगा। जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, जो हमारे आहार नाल में ये नहीं होते, ये जीवाणु नहीं होता हमारे आहार नाल में, और ये बेसिकली इन जानवरों में आहार नाल में पाए जाते हैं ये जीवाणु, ताकि सेलुलोज का पाचन हो सके। ठीक है, तो बेसिकली यही था। और अब हम कुछ अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। ठीक है, कैसे अमीबा अपना खाना खाता है, कैसे वो पचाता है, पढ़ते हैं। क्या है कि बेसिकली अमीबा जलाशयों में पाए जाते हैं। ठीक है, जलाशय मतलब समझ के जल वल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो पूछ सकता है कि अमीबा कौन सा जीव है, किस तरह का जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अमीबा के बारे में समझा रहा है, अगर लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे कि एक कोशिका का बना होता है, उसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये केंद्रक हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये पादाभ हो गया। ठीक है, उसके बाद अंतग्रहण, ये अंतग्रहण हो गया जो एक खा रहा है। ठीक है, उसके बाद अमीबा बनाने को आएगा तो आप अमीबा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद खाद धनिया, ये जो है ये खाद धानियाँ होती हैं, ये खाद धानियाँ होती हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, खाद धानियाँ। उसके बाद ये क्या है, बहिर्क्षेपित अपस्थित, जो वो बाहर निकाल रहा है। अब जो उसके बॉडी के अंदर यूज, जैसे हम भी अपना खाना बाहर निकालते हैं, जो वेस्ट होता है, बेकार होता है, तो ये भी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, जो खाना नहीं पचा इसके बॉडी में। ठीक है, तो ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक इसके अंदर कोशिका द्रव भी होता है, केंद्रक होता है इसके अंदर। अमीबा नियंत्रण मतलब लगातार अपनी आकृति बदलता रहता है, इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती अमीबा की, ये बदलती रहती है हमेशा, ध्यान रखना इस बात को। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिसे पादाप कहते हैं। क्या निकाल रहे हैं, पादाप निकाल रहे हैं। देखो ये पादाप की बात कर रहा हूँ, ये कैसे ऐसे ब्लू कलर के देख रहे हो आप, ये पादाप निकालता रहता है हमेशा। ठीक है, अर्थात कृत्रिम पाँव, क्या पाँव निकालता रहता है, कृत्रिम पाँव मतलब पादाप कहते हैं। ठीक है, जो इसे गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये लोग क्या निकालते हैं, पादा अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकालते हैं, बाहर की तरफ पादाप निकालते हैं। और ये पादाप क्या हेल्प करते हैं, इसको गति करने में और भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं पादाप। ठीक है, अब देखो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाते, जीवों खाते हैं। जब इसे भोजन का आभास होता है, तो जब इसे लगता है कि हाँ इसके भोजन इसके आसपास है, तो ये खाद कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल जाता है। तो वो क्या करेगा, उसे लगेगा कि अगर यहाँ कहीं भोजन है, मान लो यहाँ भोजन है, ये भोजन है, मान लो ये भोजन है। ठीक है, मैं ब्लू हटा देता हूँ। अब ये देखना, अब येलो कलर का ये भोजन है, तो ये क्या करेगा, ये जो पादाप है ना, ये पादाप ये इसके आसपास निकाल देगा, यहाँ पे इसके आसपास निकाल देगा, और निकालने के बाद इसको निगल जाएगा। ठीक है, तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, तो ये खाद कणों के चारों ओर पादाप विकसित करते हैं, उसे निगल लेते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद नदी में फंस जाते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ जो खाना है वो कहाँ फंस जाएगा, खाद नदी में, खाद धानियों में, मतलब खाद धानी में, यहाँ फंस जाता है, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे फंस जाता है। ठीक है, बस समझ में आई, इस दोनों पॉइंट पे फंस जाते हैं। ठीक है, अच्छा खाद धानी क्या होता है, खाद धानी में ही पाचक रस स्वायत्त करते हैं। तो इनका पाचन रस कहाँ कौन पचाता है, खाद धानी खाना पचाता है, उसके अंदर पाचक रस होता है जो एक लिक्विड जैसा निकालते हैं। ठीक है, वही खाने को क्या कर देता है, पचाता है। उन्हें सरल पहले तो जो हार्ड होगा उसको सरल पदार्थों में तोड़ देगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, बदल देता है, उसके बाद वो पचाता है। और पचा हुआ खाना धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है पूरे शरीर में, और वो पूरा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो भी खाना उसके शरीर में लगेगा तो सीधी बात है उसकी बॉडी को हेल्प करेगा, अमीबा को बढ़ाएगा, है ना, उसके जो कोशिका है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको ताकत देगा। तो बिना पचा उपस्थित खाद धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम भी अपना जो खाना नहीं पचा पाते वो हम निकाल देते हैं, वैसे ही इसका ये वाला खाना नहीं पचा तो क्या करता है, बहिर्क्षेपित अपस्थित, ये बाहर निकाल रहा है। जो खाना नहीं पचा तो इसने क्या करा, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली यही था। चैप्टर आपको क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट आता है तो मुझे बता देना, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो प्लीज़। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक,
share and subscribe. Okay, thank you so much.